हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया को। और साउथ ईस्ट एशिया जो एक आसियान ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसमें हमें रीजनल ज्योग्राफी, मैंने जैसे लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमें रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी करना है। और रीजनल ज्योग्राफी में कल्चर जो ज्योग्राफिकल एरिया का होता है, देन जियोपॉलिटिक्स होता है, देन इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल सी रूट्स होते हैं, इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं, एयर रूट होते हैं। देन इसे हमें डिस्कस करना है। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान ग्रुप का। मैंने जैसे लास्ट टाइम कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको वेस्ट एशिया डिफ़ाइन किया था, तो इसमें हमें आसियान के जो कंट्रीज़ हैं उसके इंडिया के साथ में कैसे रिलेशन रहे हैं, थोड़ा पास्ट प्रेजेंट जो कम्युनिकेशन सीरीज़ है इसको लिंक करेंगे। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर टाइम लूँगा कि जो करंट सिनेरियो में आसियान का इंडिया के साथ में क्या रिलेशन चल रहा है, और इससे पहले आसियान को लेकर इंडिया और आसियान ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में कैसा था। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा 1999 1999 के डिकेड में जाएं तो उस टाइम पर इंडिया और जो एशिया या ईस्ट एशिया कह देते हैं उनके बीच में एक इतने डिप्लोमेटिक, इतने बायलिटरल रिलेशन नहीं थे। उसमें दिक्कतें ये थी कि इंडिया इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं था, बिकॉज़ इंडिया सार्क जो दक्षेस है, साउथ एशियन ग्रुप कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उसमें ज़्यादा फोकस करता था। तो इंडिया का मेन फोकस सार्क की ओर था। बट सार्क में पाकिस्तान एक परमानेंट मेंबर है, उसमें ट्रेड को लेकर डिसीज़न लेना, देन टेररिज्म पॉलिसी को काउंटर करना, और टेररिज्म जो एक टेरर फंडिंग होती है उसे रोकने के लिए जब कदम उठाए जाते थे तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक अड़ंगा लगाता था और उसमें एक इंटरफेयर करता था। तो पूरा जो ट्रेड है वो एक पूरी तरह से विफल हो जाता था। और जो एक पॉलिसी है साउथ एशिया में पीस को सेटअप करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसके द्वारा भी हमें क्या थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली। और जैसे ही इंडिया में 2014 में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 2014 में जब ये रूलिंग पार्टी बनती है तो इन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया कि हम बहुत ज़्यादा एक लुक ईस्ट पॉलिसी, ये कहानी अगर 1999 की देखेंगे तो उस टाइम पर के गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जानी जाती है। तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर फोकस कर रहे थे। बट उसके बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट वो चेंज किया, लुक ईस्ट को लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे लिए एक आसियान इतना इम्पॉर्टेंट है जितना सार्क नहीं है, बिकॉज सार्क में 8 कंट्री का ग्रुप है, आसियान में 10 कंट्री का ग्रुप है। तो हमारे लिए तो आसियान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का भाई या रिश्तेदार या मामा भांजा नहीं चलता है। नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा जाता है, और नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट की जाती है। तो इसमें इंडिया का आसियान के साथ में क्या रिश्ता है, आसियान की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, आसियान का पॉलिटिकल स्टेप क्या है, आसियान का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आसियान में कौन सा कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, इसको डिटेल में जानेंगे। चाइना का जो एक बहुत तेज गति से यहाँ पर डोमिनेंस जम रहा है आसियान की ओर, उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और हाल ही में क्या है, टेंशन क्रिएट हुआ है, दियाओ आइलैंड है जो जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो जापानीज सी में ये दियाओ आइलैंड, शिंकाकू आइलैंड भी कह देते हैं, ये क्यों डिस्प्यूटेड है, सखालिन आइलैंड है, कुरिल आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड है। और इसके जैसे ईस्ट की ओर चलते हैं तो वहाँ पर पैसिफिक ओशियन स्टार्ट हो जाता है। तो अपना स्टार्ट करते हैं आसियान। देखो, आसियान की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र आया था 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को ये आसियान की स्थापना हुई थी।
और इसका जो हेड ऑफिस है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है जावा आइलैंड पर है, और जावा आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और उसमें क्या है, जो जावा आइलैंड है वो डूब रहा है, तो जकार्ता के भी डूबने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उसमें इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को जावा से ईस्ट कालीमंतन, जो सेल्वीज आइलैंड है उसे सुलावेसी आइलैंड भी कह देते हैं, वहाँ पर ईस्ट कालीमंतन के नाम से डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आसियान के बारे में बताया, क्योंकि आसियान क्या है, एक रीजनल ग्रुप है। अगर इनको देखेंगे आप तो जब यूएनओ 1945 में बना और उसके बाद में वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था, दो ध्रुवीय हो गया था, यूएसए अपना ग्रुप क्रिएट कर रहा था और यूएसएसआर अपना ग्रुप क्रिएट कर रहा था, बिकॉज 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की स्थापना हुई और 1955 में वारसा पैक्ट आया। वारसा पैक्ट यूएसएसआर का एक अलायंस था और नाटो यूएसए का एक मिलिट्री ग्रुप है। तो दोनों ये कंट्री क्या है, वर्ल्ड को दो ध्रुव में डिवाइड कर चुके थे। रीजनल पावर के पास, रीजनल जो पावर्स थी, क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके पास ऑप्शन नहीं बचे थे कि करें तो करें क्या। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अमेरिका की मुट्ठी में है। परमानेंट जो मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में है, अमेरिका ऑलरेडी बैठा हुआ है। यूएन का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। मतलब सब कुछ क्या है, यूरोप और अमेरिका दुनिया को लीड कर रहे हैं। वहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों को अपना संतुलन बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए, ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने यहाँ पर इन महाशक्तियों का, सुपर पावर का डोमिनेंस कम करने के लिए ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन गठित हुए थे। तो आसियान जो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जाना जाता है, इसमें 10 कंट्री का ग्रुप है। 10 कंट्री में हमारे इंडिया के पास, जो अपना इंडिया है उसके पास में 5 कंट्री आते हैं। अपने इंडिया के पास में सबसे पहले नियर बाई आ जाता है, ये म्यांमार है, और म्यांमार के यहाँ पर चलेंगे तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड के थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे तो आपको मिलेगा लाओस, लैंडलॉक कंट्री है। देन यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा ये वियतनाम, वियतनाम कंट्री। वियतनाम को लेकर भी रसिया और अमेरिका के बीच में अच्छी खासी रस्साकसी हुई है, और उसमें वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, और उसके बीच में से एक पैरेलल लाइन मार्क कर दी। तो वियतनाम को, नॉर्थ वियतनाम की आइडियोलॉजी सपोर्ट करने लगी कम्युनिस्ट को, और साउथ वियतनाम की आइडियोलॉजी सपोर्ट करने लगी कैपिटलिस्ट को। जैसे कोरियन पेनिनसुला था, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट हो गया और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट हो गया, वैसे वियतनाम को डिवाइड कर दिया। वियतनाम के साउथ में आपको मिलेगा यहाँ पर कंबोडिया, जिसे पहले कंपूचिया कहते थे। ये वही कंपूचिया है जहाँ पर चोला डायनेस्टी के रूलर, जिसने अंकोर वाट टेम्पल, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में है, कहते हैं विष्णु टेम्पल है, और चोल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। देन जैसे थोड़ा सा वियतनाम, कंबोडिया के नॉर्थ की ओर चलेंगे तो यहाँ पर वियतनाम आ जाएगा, और वियतनाम के थोड़ा ईस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी आएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। चाइना अपने मरीन भेज देता है, चाइना अपने वहाँ पर नेवी को भेज देता है। इधर फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस यहाँ पर बैठा हुआ है, फिलीपाइंस उसका विरोध करता है, इधर से वियतनाम उसका अपोज करता है। चाइना कहता है कि ये मेरा, मतलब इनकी कहानी थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो चाइना के ना बेतुके एक लॉजिक हैं, वो ये लगाते हैं कि चाइना का जो, वो अपने चाइना के एक ट्रैवलर को बोलते हैं कि वो यहाँ से लेकर और इंडियन ओशियन क्रॉस करते हुए इस साइड में अफ्रीका तक एरिया में पहुँचा था इस वाले एरिया में पहुँचा था। मतलब जहाँ जहाँ से वो गुजरा वो चाइना की टेरिटरी हुआ है। मतलब इनके लॉजिक भी तो देखो आपके फालतू के, यानी कि इलॉजिकल बातें करते हैं। कुछ
मतलब दुनिया को डाइवर्ट करना है तो बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर दो। ये चाइना की हमेशा से स्टार्टिंग से पॉलिसी रही है। चाइना जब जब इंटरनेशनल लेवल पर घिरा है उस टाइम पर चाइना ने बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट किया है कि दुनिया का माइंड डाइवर्ट करके इस ओर लाया जा सके। तो ये मैं आपको थोड़ी सी आपको पॉलिसी समझा रहा था। ये यहाँ पर आसियान में 5 कंट्री मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। इसमें इंडो चाइना, हिंद चीन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था। इंडो चाइना में 3 कंट्री को कंसीडर किया गया है, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। हिंद चीन में इन 3 देशों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप साउथ चाइना सी से आगे चलेंगे तो साउथ चाइना सी को पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। साउथ चाइना सी वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, साउथ चाइना सी दुनिया का डीपेस्ट सी है। सी बोला है मैंने, ओशियन नहीं। ओशियन तो बड़े होते हैं। ओशियन से स्मॉल वाटर बॉडी को सी कहते हैं और सी से स्मॉल वाटर बॉडी को गल्फ, बे, बाइट कहते हैं और उससे स्मॉल वाटर बॉडी को चैनल कहते हैं। उससे स्मॉल वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो साउथ चाइना सी है ये चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है। देन यहाँ पर साउथ चाइना सी में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जैसे ही आप साउथ चाइना सी से थोड़ा साउथ की ओर आएंगे तो फिलीपाइंस की कैपिटल मिलेगी मनीला, और मनीला में आपको इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। यहीं पर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मिलेगा जो मनीला में लोकेटेड है। ये वही मनीला है जहां पर 1958 में यहाँ के जो रैमन मैग्सेसे थे उनकी याद में एक अवार्ड की शुरुआत की गई। तो अभी रवि कन्नन को मिला है जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये 1958 से लेकर 2023 तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया में 2019 में रवीश कुमार को मिला था, और उससे पहले चलेंगे तो आप स्टार्टिंग में विनोबा भावे को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2006 में मिला था। मतलब ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। लेकिन रैमन मैग्सेसे अवार्ड हमारे एग्जाम में ऐसे भी कई बार पूछा जाता है कि विच अवार्ड नॉन एज नोबल ऑफ एशिया, तो उसका आंसर देंगे हम रैमन मैग्सेसे अवार्ड। इसकी शुरुआत 1958 में हुई। उसके बाद में जैसे ही आप थोड़ा सा साउथ की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर कंट्री मिलेगा इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया के नॉर्थ में आपको मिलता है ब्रुनई। ब्रुनई एक वो कंट्री है जो छोटा सा कंट्री है, और यहाँ पर कहते हैं कि ना तो प्योर डेमोक्रेसी है ना प्योर यहाँ पर मोनार्की है, मिक्सअप चलता है। तो तुमने 2016 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आसियान के 10 मेंबर्स को, 10 जो आसियान के मेंबर हैं उनको इनवाइट किया था, तो 26 जनवरी को वो इंडिया आए थे। तो कोई अपना खुद का चार्टर लेकर आया था, तो कोई खुद का अपना प्लेन लेकर आया था, तो कोई खुद का गोल्ड का बना हुआ प्लेन लेकर आया था। चर्चा बनी थी उस टाइम पर। तो ये आसियान वही मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ब्रुनई का एक सुल्तान थे जो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा चर्चा में बने थे। उसके बाद में फिर जैसे थोड़ा साउथ चलते हैं तो यहाँ पर इंडोनेशिया मिलेगा, और इंडोनेशिया के बारे में आपको बता चुका हूँ। इंडोनेशिया एशिया में हाईली पॉपुलस डेंसिटी वाला कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री। जैसे ही थोड़ा सा और इंडोनेशिया के साउथ की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर जावा और सुमात्रा मिलेंगे। जावा सुमात्रा 2 आइलैंड है, इनके बीच में एक सुंडा स्ट्रेट आती है। सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा आइलैंड को डिवाइड करती है। सुमात्रा आइलैंड जैसे थोड़ा इंडिया की ओर बढ़ता है तो इंडिया का जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के साउथ का पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार इंडिया को इंडोनेशिया से डिवाइड करता है, तो शुरुआत होती है सुमात्रा से। मतलब अगर हम इंडिया का यहाँ पे मानेंगे ये एक ग्रेट निकोबार, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद में सिंगापुर की ओर चलते हैं। तो सिंगापुर क्या है, एक डॉलर इसकी करेंसी है, सिंगापुरी डॉलर, और ये एक 0 डिग्री इक्वेटर के नियर ही ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है। इंडोनेशिया भी ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है। उसके बाद में थोड़ा इसके नॉर्थ चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मलेशिया। मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया, सिंगापुर,
इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपाइंस, ये कंट्री कहलाते हैं जो आसियान के 5 मेंबर हैं। और 5 ये गिनवाए हैं आपको, म्यांमार है, देन थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम एंड कंबोडिया। 10 कंट्री हैं। आसियान अभी चर्चा में बना था बिकॉज यहाँ पर 6 महीने में सम्मेलन हो जाता है, बाई एनुअल यहाँ पर सबमिट होता है, 1 साल में 2 बार सबमिट होता है इसका। सार्क का जबकि 2 साल में 1 बार होता है, जिसको बाई एनुअल कहते हैं। देन थोड़ा सा जब इन आइलैंड कंट्रीज के ईस्ट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आपको छोटे छोटे कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जिसमें एक मेन कंट्री है जापान, एक है कोरिया। तो हमें जापान के बारे में थोड़ा सा जानना है। जापान में 4 मेन आइलैंड है। एक तो है होन्शु, सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके साउथ में शिकोकू एंड क्यूशु, ये 2 आइलैंड है। होन्शु तीसरा है, और होन्शु के नॉर्थ में आता है होक्काइडो। होक्काइडो जो आइलैंड है, होक्काइडो को होन्शु से डिवाइड करने वाली जो एक स्ट्रेट है उसका नाम सुगारू स्ट्रेट है। सुगारू स्ट्रेट होक्काइडो आइलैंड को होन्शु आइलैंड से डिवाइड करता है। होन्शु आइलैंड पर ही जापान की सबसे ऊंची चोटी और जापान का एक वॉल्केनिक माउंटेन फ्यूजियामा या फ्यूजिसान लोकेटेड है। होन्शु आइलैंड पर ही टोक्यो का लोकेटेड है, जो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सिटी है। देन इसी होन्शु आइलैंड पर ओसाका लोकेटेड है। ओसाका जापान का एक मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर, रियल मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, और ये 18 से 19 सेंचुरी के बीच में मैनचेस्टर के जो कपड़े थे कॉटन के, वो वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। तो जिस कंट्री का जहां जहां पर कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होता चला गया, वो अपना उस शहर को मैनचेस्टर कहने लगे। तो जापान का ओसाका मैनचेस्टर, इंडिया का अहमदाबाद मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का कानपुर मैनचेस्टर, साउथ इंडिया का कोयम्बटूर, ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो उसमें क्या है, इनको थोड़ा लिंक करना होता है, तब जाकर आपको याद हो पाएगा। देन उसके बाद में जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मनीला में है, तो इंडिया का राइस रिसर्च सेंटर कटक उड़ीसा में है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस का जन्म हुआ था। उनकी जन्मभूमि तो है उड़ीसा और कर्म भूमि है वेस्ट बंगाल। तो जैसे मैं आपको पोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, जो एयरवेज हैं और सी रूट्स हैं और रोडवेज हैं और रेलवेज हैं, तो उसमें पोर्ट्स भी आएंगे सी रूट में। तो तब आपको समझाऊंगा कि वहां पर जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा है, और उसी के पास में आपको एक नेताजी सुभाष पैलेस एयरपोर्ट मिलेगा, जिसको डमडम पोर्ट भी कहते थे पहले। ये आपके साथ में डिफाइन करूंगा मैं। उसके बाद में थोड़ा सा अब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं और जापान की ओर चल रहे थे। तो जापान के जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर सी ऑफ जापान है। ये जापान की कहानी आपने अगर सुनी हो तो, अगर 1942 का जापान का मैप देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि जापान कितना बड़ा एक एम्पायर लेकर खड़ा था। इसीलिए जापान ने अपनी ईगो में आकर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था। सॉरी, जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, और उसके बदले में फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया। तो उसका जो पर्ल हार्बर है वो पैसिफिक ओशियन में है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इनकी लोकेशन मेंशन कर देता हूँ। जो आसियान के ये 10 कंट्रीज हैं, ये इंडिया के सबसे नियर है। इंडिया के सबसे नियर हो जाएगा ये म्यांमार, देन थाईलैंड, देन उसके बाद ये आपके आगे चलेंगे तो लाओस है। देखो लैंडलॉक कंट्री है, इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। उसके बाद में ये वियतनाम आ जाएगा। वियतनाम चावल के उत्पादन में बहुत एक एडवांस कंट्री है, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में राइस का प्रोडक्शन अच्छा खासा करता है ये। देन थोड़ा सा आप चलेंगे यहाँ पर तो ये बिखरा बिखरा सा जो नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं फिलीपाइंस। देन थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको इसके साउथ में ये कंट्री नज़र आएगा, ये ब्रुनई है, और ब्रुनई के साउथ में आपको ये कंट्री नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। ये आपको इंडोनेशिया मिलेगा। देन
यहीं पर आपको ये कंट्री मिलेगा जो आपके छोटा सा आइलैंड कंट्री है सिंगापुर, और इसके थोड़ा ये वाला पार्ट जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको मलेशिया। तो ये 10 कंट्री हैं। इनको कई बार नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मैचिंग के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करने के लिए उसे दिखा दिया जाता है और फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो सबसे साउथ में इंडोनेशिया है, इसके नॉर्थ में सिंगापुर है, देन आफ्टर मलेशिया है, देन आफ्टर ब्रूनेई है, और उसके बाद में फिलीपाइंस है। और अगर उन 5 की बात करेंगे जिसमें इंडो चाइना भी है, तो उसमें सबसे साउथ में आपको कंबोडिया मिलेगा, और कंबोडिया के थोड़ा नॉर्थ में आपको लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, ये कंट्री मिल जाएंगे। तो ये आसियान के बारे में आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा था। इसमें हम जापान की ओर चलेंगे तो जापान ना इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा, जापान जो ईस्ट में है, और जापान का जो पूर्वी तट है वहाँ पर 2 जलधाराएं बहती हैं जिसको हम क्यूरोसियो और यासियो के नाम से जानते हैं। एक कोल्ड है, एक वार्म है। दोनों के मिलने से जापान के पूर्वी तट पर फिश इंडस्ट्री डेवलप हुए हैं, जो फिशरीज है, और जापान के पश्चिमी तट पर जो सी ऑफ जापान है वो पर्ल के लिए फेमस है, मोतियों के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लाइमेट से लिंक करके समझाऊं। ये मोती जो बनते हैं और नाग के अंदर जो मणि बनती है, सांप के अंदर जो मणि बनती है, उसका रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे अगर थोड़ा सा आपको समझ में आता है ये, तो जो हमारे सबसे हाईएस्ट क्लाउड होते हैं उनको हम नाम देते हैं साइरस। सबसे हाईएस्ट क्लाउड साइरस है, जिसको हम पकसाब कहते हैं। उसके नीचे आपको कमलस मिलेंगे जो कपासी मेघ है, उसके नीचे आपको स्टार्टस मिलेंगे जो स्त्री मेघ है, उसके नीचे आपको निम्बस मिलेंगे जो वर्षा मेघ है। तो साइरस के ऊपर एक मदर पर्ल ऑफ क्लाउड के नाम से क्लाउड होते हैं, और उनमें क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है धरातल पर, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस वॉल्केनिक इरप्शन में से जो सिलिका है, उस सिलिका क्या है 12 किलोमीटर तक ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद में जो मदर पर्ल ऑफ क्लाउड हैं उनके साथ में रासायनिक क्रिया करता है। जब केमिकल साइकिल होता है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है ऊपर, जो मदर क्लाउड ऑफ पर्ल के नाम से जाने जाते हैं, तो उस सिलिका के साथ मिलकर एक मोती जैसी बूंद बन जाती है, पर्ल की ड्रॉपलेट जैसी बनती है। और वो जो मोती की बूंद है जल ही है, अगर वो धरातल पर आता है, अगर सांप उसको पी लेता है, उस बूंद को घास के ऊपर से अपने अंदर ले जाता है, तो सांप के अंदर रासायनिक क्रिया होके वही मणि बन जाता है। और अगर वही बैम्बू बांस की जड़ों में गिर जाए, तो जब बांस थोड़ा एक स्टार्ट ही होता है, जमकर सीधा होता है, तो उसके अगर उसमें एंट्री कर जाता है तब भी वहां पर ये मोती बन जाता है, पर्ल बन जाता है। और सीप जो होते हैं, जो अधिकतर जीव होते हैं, उनके माउथ में अगर वो वाटर ड्रॉपलेट चली जाती है तो मोती बन जाते हैं। अब मोती अगर अंदर बनेगा तो वो सीप क्या उसको खा तो पाएंगे नहीं, उसको उगल देंगे वहीं पर ही। उसका क्या है, बड़े पैमाने पर कमर्शलाइजेशन होता है। ये मोती दुनिया में मोतियों का देश पर्ल कंट्री बहरीन को कहते थे, बट बहरीन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयल का जब ड्रिलिंग होने लगी तो वहाँ पर दिक्कतें बढ़ने लगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ से जो सीप है, मोती बनाने वाले सीप है, वो क्या है वहाँ से माइग्रेट करने लगे, और जैसी गल्फ से वो आने लगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए वो एंट्री करेंगे अब अरेबियन सी। अरेबियन सी से जैसी एंट्री करेंगे तो वो श्रीलंका, इंडियन ओशियन होते हुए आएंगे, तो श्रीलंका में रुक जाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। तो कुछ वो सीप जो हैं श्रीलंका के आसपास रुक जाएंगे, कुछ अरब सागर में लक्षद्वीप के आसपास रुक जाएंगे, कुछ भागेंगे और उसके बाद में कुछ चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर आपको मोतियां मिलेंगे। जैसे थोड़ा सा और ईस्ट की ओर चलेंगे तो ये जापान की ओर जाएंगे, और जापान के पश्चिमी तट पर जो जापान सागर है वहाँ पर ये शिप क्या अपना एक शेल्टर, रेसिडेंशियल एरिया बना लेंगे, और वहाँ पर ये मोतियों का पूरा एक एरिया बन जाएगा। तो इस आधार पर ये जो पर्ल होते हैं, मोती होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। जापान का प्राचीन नाम था निप्पॉन।
निप्पॉन आपने नाम सुना हो तो NIPPON। जापान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ के व्यक्ति अगर उसमें देखें हम एशिया में तो HDI में रैंक बहुत अच्छी होती है। एज का जो एक इनका एवरेज एज होती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है हार्ड वर्क करने वाला होता है। नेचर ने शायद इनकी मेंटेलिटी ऐसी बनाई है, बिकॉज जापान एक डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव प्लेट पर लोकेटेड है, प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू देखेंगे तो। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जब भूकंप आते हैं तो आए दिन क्या है, दिक्कतें होती हैं। तो व्यक्ति क्या है, जब जहाँ पर उसे ज़्यादा संकटों का, एक बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति नए नए तरह से अपने दिमाग का प्रयोग करना स्टार्ट करता है कि किस आधार पर मैं इस विपत्ति से बच सकता हूँ। इसी आधार पर एडवांस टेक्नोलॉजी में जापान है। इंडिया में कई तरह की जो कंपनियां हैं, मारुति है, सुजुकी है, कावासाकी है, ये जापानीज कंपनियां हैं जो इंडिया में रन हो रही हैं। तो एक छोटा सा कंट्री जापान। और मैं आपको थोड़ा एक बात क्लियर कर दूं कि जापान, अगर जापानीज का कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जापानीज आना कंपलसरी होता है। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि चाइनीज़ और जापानीज जो कंपनीज हैं उनका हार्डवेयर तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर वीक है। बिकॉज सॉफ्टवेयर को समझने के लिए इंग्लिश को जानना जरूरी होता है, जबकि जापानीज कहते हैं कि मदर टंग में सीखना ज़्यादा इजी होता है। तो चाइना, जापान हार्डवेयर में तो बहुत एडवांस है, इंडिया सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है। तो इंडिया में जो ये बीटेक करवाए जाते हैं या फिर आपके टेक्निकल जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इंडिया में 4-5 हज़ार रुपये में ऐप बन जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। क्योंकि वहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इंडिया में क्या है, इंग्लिश में ही ज़्यादातर ये टेक्निकल जो एक सब्जेक्ट होते हैं इन्हें टीच किया जाता है, इन्हीं को पढ़ाया जाता है। थोड़ा बहुत अब मान लीजिए आपके जो अगर हिंदी में किसी मध्य प्रदेश में जो आपके हिंदी में मेडिकल की स्टडी होना स्टार्ट हुई है, लेकिन आज भी हमें कंफर्ट फील होता है कि इंग्लिश में टेक्निकल जो सिलेबस होता है, मेडिकल का जो सिलेबस होता है वो इजी बन जाता है, हिंदी में थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो यहाँ पर हमें ये साउथ ईस्ट एशिया को डिफाइन करना था और इसके बाद में फिर हमें जापान को डिफाइन करना था। जापान में जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन होते हैं, उन्हें टाइफू कहते हैं। टाइफू जो साइक्लोन है, टाइफू, इन्हें यहाँ पे टाइफू नाम देंगे। और मैं जो अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा था कि उसका जो आइलैंड है, तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है होन्शु। इसका नाम है होक्काइडो, शिकोकू एंड क्यूशु। तो यहाँ पर है ये पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और पैसिफिक ओशियन जैसे यहाँ से देखते हैं तो ये ओएससीओ एक कोल्ड करंट आती है और यहाँ से इक्वेटर के साइड से क्यूरोसीओ एक वार्म करंट जाती है। और जैसे ये दोनों इस प्लेस पर जाकर मर्ज होंगे तो यहाँ पर फिश इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, फिश इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, जो मत्स्य उद्योग है। क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ये होन्शु आइलैंड है, ये होक्काइडो आइलैंड है, ये शिकोकू है और ये क्यूशु है। यहीं पर ये है आपके जापानीज सी, जिसको जापान सागर कहते हैं। ये वाला जो होक्काइडो है, इसके नॉर्थ में यहाँ पर आपको मिलेगा कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, आज से नहीं है, बहुत पुराना केस है ये। और दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं इंडिया के बीच में भी न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूटेड है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। सर क्रीक का आपने नाम सुना होगा, तो सर क्रीक गुजरात में लोकेटेड है और ये सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है। वैसे ही जो कुरिल आइलैंड है ये जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर क्या है, एक आइलैंड है जिसको सिंकाकू या दियाओ आइलैंड कहते हैं। इसे यूपीएससी ने क्या है 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था।
तो दियाओ आइलैंड या शिंकाकू जो आइलैंड है, इस पे जापान अपना एक दावा करता है और चाइना अपना दावा करता है। दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। यानी दुनिया में बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं, जोग्राफिकल उनकी ऐसी कंडीशन बनी हुई है जिसमें दो कंट्री उसको लेकर लड़ते हैं। लड़ाई के पीछे रीज़न होता है, एक तो नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं और मिनरल्स के डिपॉजिट्स होते हैं। इसीलिए कोई कंट्री वहाँ पर अपना दावा करता है। जैसे अगर अभी थोड़ा सा करंट में आप देखें तो आपने देखा होगा मालदीव में अभी चुनाव का दौर चल रहा है। वहाँ पर इंडिया और चाइना एक फ्रंट पे खड़े हुए हैं। ये कहानी 1985 के बाद की है, जिस टाइम पर इंडिया में राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। तो उस टाइम पर मालदीव में क्या है, बड़े पैमाने पर चाइना ने अटैक कर दिया था, इंडिया की ओर से हेल्प की गई थी। तो आज वही दौर है, क्योंकि मालदीव क्या है, हमारा एक अच्छा एक द्विपक्षीय मित्र है, बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसके साथ ट्रेड होता है। देन हमारा इंडियन ओशियन में अच्छा कंट्रोल रहता है अगर हम मालदीव से अपना रिश्ते अच्छे रखते हैं तो। दूसरा, चाइना इंडियन ओशियन में अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि कैसी ना कैसी मेरा पैर जम जाए, क्योंकि चाइना ने जो साउथ एशिया के श्रीलंका कंट्री है उसके साउथ में हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया। तो चाइनीज आर्मी हम्बनटोटा पोर्ट पे बैठी हुई है। तो चाइना की एक पॉलिसी है कि इंडिया को चारों ओर से घेरना, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं, घेराव की नीति। तो ये जो है, अगर इसके नॉर्थ में यहाँ पर ये चाइना बैठा हुआ है और यहाँ से साउथ चाइना सी से आते हुए और इस साइड में ये पीओके के रास्ते ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है, तो ये चाइना क्या है, इंडिया को चारों ओर से घेर रहा है। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं, घेराव की नीति। मतलब इस साइड से आएगा तो इंडिया ने क्या है, यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट पर इसको काउंटर करने का ट्राई किया है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आसियान का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि चाइना को साउथ चाइना सी में अगर काउंटर कर दिया जाता है तो इंडियन ओशियन पर इंडिया किंग बन जाएगा, इंडिया की मोनोपोली होगी। और इंडियन ओशियन इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ पर मिनरल्स ही मिनरल्स हैं। अगर एक बार कंट्री के पास ये मिनरल्स का पता लग जाए तो इंडिया रिसोर्स के बिहाफ पर दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है कि इंडियन ओशियन में हमारा भी मोनोपोली होना चाहिए। तो इंडिया वियतनाम को, देन अदर कंट्री जो उसके साथ में क्लैश रखते हैं, जो जिसमें फिलीपाइंस है, इन कंट्री के साथ में अच्छे रिश्ते रखने की ट्राई करता है, जिससे ये कंट्री चाइना को साउथ चाइना सी में ही काउंटर कर दें और मलक्का स्टेट तक आने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक पीछे की बात बताऊं, डोकलाम जो डिस्प्यूट हुआ था, डोकलाम डिस्प्यूट में चाइना ने अपना यहाँ पर मिलिट्री स्टैंड बना लिया था। जो ये डोकलाम है, नाकुला के पास डोकलाम है, नाथुला पास है, नाकुला प्लेस है, डोकलाम जो है। डोकलाम में जब इसमें चाइना ने अपना इंटरफेयर ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले चाइना को यहाँ पर मलक्का में काउंटर किया। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया की पूरी नेवी को मलक्का पे लगा दिया और सीधा वार्न कर दिया कि मुझे नहीं पता कि होने वाला क्या है, लेकिन बीजिंग नहीं बचेगा, ये मैं इतना जानता हूँ। तो रातों रात चाइना ने डोकलाम को खाली कर दिया था और बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो गए थे। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। अगर हम डायरेक्ट डोकलाम में अपनी आर्मी भेज देते तो उधर से चाइना, इधर से इंडिया, और टेंशन क्रिएट होता। उसके बाद में इंटरनेशनल केस बनता, यूएन में जाता, वहाँ पर कोई हमारे फेवर में वोटिंग करता, कोई हमारे अगेंस्ट में वोटिंग करता, और यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उलझ के रह जाता केस। इसलिए कोई कंट्री अगर सक्सेसफुल है तो उसकी डिप्लोमेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होने चाहिए, तब जाकर वो कंट्री थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाता है। नहीं तो अकड़ में तो नॉर्थ कोरिया भी, और नॉर्थ कोरिया सीधा धमकी देता है प्योंगयांग से बैठकर कि अगर वॉशिंगटन डीसी ने ज़्यादा टैं की तो सीधा यहीं से उड़ा दूंगा। तो इसलिए ज़्यादातर अमेरिका क्या करता है, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में कुछ बोलता नहीं है। और वहाँ से अगर जैसे वो भड़क जाता है वहाँ के जिम योंग किंग, तो अभी पीछे देखा होगा आपने कि वो चाइना से होते हुए सीधा घूमने जा रहे हैं रसिया, रसिया में पुतिन से जाके मिल रहे हैं। उस दौर में मिल रहा है बंदा जिस टाइम पर एक रसिया और यूक्रेन का क्या अच्छा खासा वॉर चल रहा है।
उस टाइम पर जिम योंग किंग पुतिन से जाके मिलते हैं और वहाँ पर उनके न्यूक्लियर सिस्टम को चेक कर रहे हैं कि कैसे कैसे न्यूक्लियर वेपन तैयार होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया कितना सपोर्ट करता है रसिया को, और अमेरिका कई बार उसको समझाता है कि देख ये बदतमीजी मत करना, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैप देखें आप तो नॉर्थ कोरिया और ये जो कंट्री है यूएसए, इनके बीच में पैसिफिक ओशियन आ रहा है, इनके बीच में पैसिफिक ओशियन है ओनली। अगर आप देखेंगे तो इन कंट्रीज के बीच में आपको पैसिफिक ओशियन नजर आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ कोरिया क्यों इससे इतना नॉर्थ कोरिया से अमेरिका या फिर आपके अदर कंट्रीज है ये क्यों घबराते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो मैप है इसमें आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये समझाने का, देखो ये मैप तो थोड़ा सा ओपन हो रहा है, हाँ भाई तू ओपन हो जा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे। लाइक ये अपना इंडिया है, ये इंडिया है, और यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, और यहाँ पर ये कोरिया आ जाता है, ये नॉर्थ कोरिया है, और ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, और ये आपके नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो सोच सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसलिए ये नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो हमेशा अमेरिका को धमकी देता रहता है कि प्योंगयांग से वॉशिंगटन डीसी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम कभी भी टारगेट कर सकते हैं। तो आज तक आपने देखा होगा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में बोलता नहीं है। और ये भी तुमने नोटिस किया होगा कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया में कभी आपस में क्लैश नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलते, उसके पीछे का भी एक इतिहास है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लिए इतना रहने दो। सो थैंक यू।